हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं, एमटीएस के प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन है टोटल 25। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले और भी शिफ्ट के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप अगर नहीं देखे हैं उसे भी जाकर जरूर से देख लें। आज हमारा जो वीडियो है वो 5 जुलाई 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे भी जरूर से देख लें। और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ध्यान से समझना है। 5 जुलाई 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, टोटल जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन, संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और आशा है कि आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक अच्छी तरीके से समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महानगरीय शहर है वो है मुंबई। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो लगभग 18.14 मिलियन के आसपास है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। यहाँ पे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 16.31 मिलियन के आसपास जनसंख्या है। तीसरे नंबर पे आने वाला है इसमें कोलकाता, जहाँ पे लगभग 14.11 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। और सबसे चौथे नंबर पे आता है चेन्नई, जहां पे लगभग 8.70 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या वाला महानगरीय शहर कौन है? मुंबई। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ताबी किसी पर्सन का नाम है जो कि एक क्वासिक्योर से पीड़ित है। एक बीमारी होता है क्वासिक्योर जिससे पीड़ित है। बताना ये है कि जो क्वासिक्योर है किसकी कमी के कारण होने वाला डिजीज है, किसकी कमी के कारण होने वाला बीमारी है। जो क्वासिक्योर है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी होता है। एक और नाम आप याद रखना है, मेरास्मस। मेरास्मस भी एक डिजीज है जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला बीमारी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होने वाला है क्वासिकोर। अगर बात करें क्वासिकोर की, तो यहाँ पे ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, क्वासिकोर में ये सभी कुछ सिम्टम है। इसमें से ये वाला पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जबकि पूरा शरीर है जो बिल्कुल भी सूख जाता है, बोल सकते हैं मांस बिल्कुल भी नहीं बचता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो कलिंग युद्ध आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा फेमस है। कलिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो मौर्य शासक था अशोक, उसके द्वारा लड़ा गया था कलिंग युद्ध। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कलिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको याद रखना है। अच्छा, उस समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली, जिसपे अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये सभी चीजों के बारे में हमें कहाँ से मिलता है? तो जो अशोक के बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख में से ये सभी चीजों का वर्णन मिलता है। अगर बात करें मौर्य की, तो मौर्य का जो क्रोनोलॉजी है, अगर बात करें कि कौन कौन सा कैसे बना था, तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आया अशोक। अशोक ने ही कलिंग का युद्ध लड़ा था। और उसके बाद आया बृहदत्त, जो कि लास्ट शासक था मौर्य वंश का। इसके बाद खत्म हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्र का नाम नहीं है? इसमें बताना यह है कि जो भारत का पूर्वी तट है उसमें से कौन सा नहीं आता है? कोरोमंडल तट, उत्कल तट, तमिलनाडु तट या फिर मालाबार तट, इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो बात करते हैं भारत के तट की। तो ये कुछ यहाँ पे तट भारत के यहाँ पे दिखाए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारा काठियावाड़ तट। अच्छा, बात कर ले तो ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पूर्वी तट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें से कौन सा है जो पूर्वी तट का आंशिक भाग नहीं है? तो अगर हम लोग बढ़ते हैं मैप में तो देखा जाए तो उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट ये सभी पूर्वी भाग का हिस्सा है, जबकि मालाबार तट पूर्वी भाग का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालाबार तट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत आपको बताना है किसकी शुरुआत की थी। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोनेट ए पेंशन पल की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नंबर 6 पे। भारत का अंतरराष्ट्रीय हवाई वाहन और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। कार्गो और यात्री सेवाएं क्या होता है? कार्गो का मतलब सामान वगैरह ढोने वाला और यात्री का मतलब पैसेंजर ले जाने वाला। तो इसका जो हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया को बनाया किसने था? तो एयर इंडिया को जो बनाने वाला था वो टाटा ग्रुप के द्वारा ये बनाया गया था। तो अब बता दीजिए कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कब? 1932 में स्थापना की गई थी। और 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, 1932 में। और बात कर ले 1962 में इसका नाम एयर इंडिया रखा गया था। उससे पहले क्या था? जेआरडी टाटा ने इसका किया था, ये आपको याद रख। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन। रीटा, जो रीता है वो एक गिद्ध नृत्य करती है। आपको बताना यह है कि जो गिद्ध नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जो गिद्ध नृत्य है वो पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आपको ये भी बताना है कि उत्तराखंड में कौन सी होती है नृत्य? तो छोलिया। छोलिया एक तरह का नृत्य है जो उत्तराखंड में किए जाते हैं। और हरियाणा में सांग, सांग एक नृत्य है जो हरियाणा में किए जाते हैं। और पनिहारी, पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का है पनिहारी नृत्य। तो ये सभी भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा गिद्धा, कहाँ क्या आता है? पंजाब। यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन है? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। भारत की कौन सी सीमा, किधर टाइप की सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो इसको देखते हैं मैप में। ये हमारा भारत की सीमा अगर बात कर ले तो म्यांमार हमारा इस जगह पे पोजीशन पे है। तो ये जो पोजीशन हमारा है ये वाला यहाँ से लेकर के ये हमारा म्यांमार का बाउंड्री शेयर होता है। तो आपको देखने में आ गया हो कि किस टाइप में है। ईस्ट पोजीशन, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से बंगाल भी हमारे तरफ से बाउंड्री शेयर करने का काम करता है, ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार कौन से दिशा में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व दिशा से ये हमारे यहाँ पे बाउंड्री शेयर करने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकार में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। ए आर रहमान को इनके सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार दिया गया था। और इनके साथ साथ गुलजार जो थे, गुलजार गुलजार को भी ये पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप रखना है, किनको दिया गया था? गुलजार को भी ये पुरस्कार दिया गया था। जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो भारत के लगभग 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड सिर्फ दिए गए हैं। पहला का नाम है भानु अथैया, जिन्हें सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। सत्यजीत रे दूसरा, तीसरे का नाम है रेसूल पोट्टी, और चौथे का नाम है ए आर रहमान, और पांचवें हमारे हो गए गुलजार। इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2009 में ए आर रहमान के साथ साथ गुलजार को भी ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन्हें कौन से गीत के लिए दिया गया था? तो जय हो गीत की रचना किए थे, इसी के लिए इन्हें दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्ति कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम इसका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। नमिता क्यांत्रित सेल के एक उदाहरण है। नमिता क्यांत्रित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। तो बताना आपको ये है कि जो ये क्यांत्रित सेल है वो इसमें से कौन सा हो सकता है? जो क्यांत्रित सेल है कौन सा हो सकता है, इसमें से आपको बताना है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर जो है एक क्यांत्रिक सेल का उदाहरण है। अच्छा, संगमरमर किससे बनता है? तो ये चूना पत्थर के रूपांतरण होने से बनता है। जबकि इसमें जो हैलाइट है, तेल है और चूना पत्थर है, ये सभी अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ये भी आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी कि रुकनुद्दीन तुगलक जो था ये तुगलक वंश का कोई भी राजा नहीं था। जो रुकनुद्दीन तुगलक था ये किसका शासक था? गुलाम वंश का शासक था, जो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बना था। ये इसका डिस्कशन उतना नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था। इसकी बदली इसकी मां जो थी सात तुर्कान, उन्होंने इसका राजगद्दी संभाला था। बात कर लेते हैं तुगलक वंश का जो क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले कौन था? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है इसके बाद बना, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक है जो तुगलक की गद्दी को संभाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? इसमें से कौन सा त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है, आपको बताना है। राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो बूंदी उत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाने वाला उत्सव है। ऐसे बहुत सारे उत्सव है, बहुत सारे त्योहार है जो मनाया जाता है, जिसको डीपली पूछा भी जा रहा है। तो बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। अच्छा, गुड़ी पड़वा, ये जो गुड़ी पड़वा है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, याद रखना है। माथो नारंग ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, ये याद रखना है। और बोनालू ये कहाँ का है? बोनालू जो है तेलंगाना का, ये भी आपको याद रखना है, तेलंगाना। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था? जो स्तूप को श्रद्धांजलि देते थे उसमें जो भक्त पैदल मार्ग पे जाते थे उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेधी। क्या कहा जाता था? मेधी कहा जाता था उसको। और अंड, तोरण और जो छतरी है ये क्या है?
ये बौद्ध धर्म के स्तूप जो है उससे उससे संबंधित शब्द है ये सभी। अंड, तोरण और क्षत्रिय। और जो रास्ता, जो पथ, जो पैदल मार्ग पे जाते थे उनको हम लोग मेथी कहा जाता था। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो आपको याद रखना है जीवित जीव और क्षेत्र और पर्यावरण के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। जीव मंडल, स्थल मंडल जो भूभाग है, वायुमंडल जो वायु वाला एरिया है और जल मंडल हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल वाले भाग को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहा जाता है, ईवीएम के द्वारा है जो भारत में चुनाव किया जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ईवीएम की। तो ईवीएम को सबसे पहली बार भारत में इस्तेमाल किया गया था 1982 में। कब इस्तेमाल किया था? 1982 में। और कहाँ? तो केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में इसका सबसे पहली बार 1982 में किया गया था। कहाँ? केरल में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एक बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक लेन देन का डिजिटल खाता बही है। मत पत्र क्या है? जैसे पहले क्या होता था कि चिट्ठी पे मतलब कागज पे लिख करके वोटिंग होता था, वही है। ईमेल तो आप सभी को पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आपको याद रखना है क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए आय छूट सीमा क्या थी? क्या है? 2.5 लाख। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों को समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में क्या डिस्कशन है बताइएगा जरा सा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ है अनुच्छेद 7 में डिस्कशन है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ में हुआ है? और भारत में 2022 का गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया। भारत में कहाँ किया गया ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं याद रखना। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी, ये आपको याद रखना है, गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुसाड़ी एक नृत्य है, इसको जीवित रखने के लिए किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनक राजू। कनक राजू के द्वारा यह नृत्य को जीवित रखा गया। मतलब बोल सकते हैं कि ये नृत्य है जो कनक राजू तक अब तक किए जा रहे हैं, जिनके लिए इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कनक राजू जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। पंडित बिरजू महाराज सभी को पता है कि कथक के ये बहुत फेमस डांसर हैं, ये भी याद रखना है। श्रीमंत शंकर देव की अगर बात कर ले तो श्रीमंत शंकर देव जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ये सत्रिया नृत्य के लिए फेमस है। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का एक नृत्य है जिसे 2000 में 8 नृत्य है उसमें शामिल कर लिया गया है। बात कर लेते हैं राम सहाय पांडे की। तो ये राई एक नृत्य है जिन्हें ये करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इसका आंसर हो जाएगा। एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा दी गई एक नारा थी? तो ये जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई एक नारा थी, जो कि कब दिए थे?
जिसमें है जो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। कब दिए थे? 1942 में, जब भारत छोड़ो अधिनियम हो रहा था उस समय इनके द्वारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भगत सिंह के द्वारा कौन सा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा कौन सा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अंबिका चरण मजूमदार के बारे में अगर बता दें तो 1916 में, जो 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसकी ये अध्यक्षता कर रहे थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा को लिखा? गोरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा भी लिखा गया एक उपन्यास है जिसका नाम है हिंद स्वराज। याद रखना है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? स्वराज लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत की खोज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा लिखा गया है। भगत सिंह के द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक लिखा गया है। मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। आई होप ये सेशन आप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आप सभी, आपको ये सारे वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी शिफ्ट के वीडियो में। जय हिंद।